हेलो। जी थी बेटी, चलो फिर दोबारा भेजता हूँ। हमारा देश। हाँ बेटे। हाँ देखो, मैंने साइड में नीचे BZS ये सब लिख के भेजा बेटे।
हेलो। हाँ ठीक है। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग बेटा। आज थोड़ी सी नेट में दिक्कत रही है बेटा।
कल मैंने एक डायग्राम भेजा था आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, सेरिब्रम का, पहुंचा था? आपने व्हाट्सएप में देखा था? Yes, sir. Yes, sir. तो उस डायग्राम को पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। मैं इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखो, ये लेटरल व्यू है सेरिब्रम का। इसमें सबसे पहले आप पकड़ लो, इसमें सेंट्रल सर्कस। डायग्राम को दिया, सेंट्रल सर्कस दिखाई दिए? हेलो, Yes, sir. दिखाई पड़ा. सेंट्रल सर्कस दिखाई दिया? दिखाई दिया Yes, ना? sir. हाँ, अब सेंट्रल सर्कस के आगे फ्रंट वाला पोर्शन, ये पूरा सेरिब्रम है। ये सेरिब्रम का कौन सा पार्ट हो गया? फ्रंटल लोब। सेंट्रल सर्कस के आगे जितना पोर्शन है सेरिब्रम का, उसको क्या बोलते हैं? फ्रंटल लोब। और सेंट्रल सर्कस के पीछे जितना पोर्शन है वो हमारा कौन सा हो गया? पैराइटल लोब। और पैराइटल लोब से सबसे पीछे की तरफ है ऑक्सीपिटल लोब। करेक्ट। अब आ जाओ, आप देखो लेटरल सर्कस। लेटरल सर्कस दिखाई दिया? लेटरल सर्कस दिखाई दिया? Yes, sir. सबको दिखाई दिया? हेलो, Yes, sir. दिखाई दिया. लेटरल सर्कस दिखाई दिया आप लोगों को? Yes, sir. हालांकि इस वाले डायग्राम में मेंशन नहीं है। मैं आपको बता दूं लेटरल सर्कस है कौन सा। जिस जगह एंगुलर गायरस लिखा है, एंगुलर गायरस दिखाई दिया? यस सर, दिख रहा है। हाँ, यही वाली लाइन आगे जो जा रही है, यही लेटरल सर्कस है। अब लेटरल सर्कस के नीचे वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। इस पोर्शन को क्या कहते हैं? टेम्पोरल लोब। तो सब लोग आपको क्लियर हो गए। सेंट्रल सर्कस के आगे कौन सा हो गया? बोलो, सेंट्रल सर्कस के आगे कौन से लोग हुए? Frontal lobe. और सेंट्रल सर्कस के पीछे कौन सा हो गया? Parietal lobe. Parietal lobe. पैराइटल लोब हो गया, है ना? और पैराइटल लोब से सबसे आखिर में कौन सा होता है? ऑक्सीपिटल। Occipital lobe. हाँ, और लेटरल सर्कस के नीचे क्या होगा हमारा? Temporal. टेम्पोरल लोब। इतना मैंने आपको देखो बता दिया। अब इसमें थोड़ा सा और समझो। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं अब फ्रंटल लोब, क्योंकि मेन हमारा टॉपिक फ्रंटल लोब भी था। तो फ्रंटल लोब सेंट्रल सर्कस के आगे कई सारे एरियाज इसमें लिखे हैं, और एक नाम लिखा है सेंट्रल सर्कस से जस्ट आगे है एरिया नंबर 4 एंड 4S, है ना? दिखाई दिया? सेंट्रल सर्कस के जस्ट आगे, थोड़ा सा आगे है। जी सर, दिखा. दिखा? मैं फिर एक फोटो दूसरा और भेजता हूं मैं आपको। देखो, पहुंचा? आया? Yes, sir. एक Yes. हाँ, इसमें और क्लियरिटी होगी। सेंट्रल सर्कस के आगे लिखा है एरिया नंबर 4 लिख रखा है। 4 के नीचे वैसे 4S और होना चाहिए। इस जगह को बोलते हैं प्राइमरी मोटर एरिया। क्या कहते हैं इसको? बोलो। Primary motor area. प्राइमरी मोटर एरिया। पहले मैं थोड़ा ऐसे ही समझा देता हूँ। अब प्राइमरी मोटर एरिया है ना, इसके जस्ट पीछे लिखा है एरिया नंबर 6। प्राइमरी मोटर एरिया क्या है? प्राइमरी मोटर एरिया क्या है? कौन सा? एरिया नंबर 6। इसको क्या बोलेंगे? प्री मोटर एरिया।
एरिया नंबर प्राइमरी मोटर एरिया हो गया, इसका एरिया कितना है, एरिया नंबर 4 एंड 4s, नीचे 4s और लिख लीजिए। इसके आगे कौन सा हो गया, एरिया नंबर 6, एरिया नंबर 6। इसको क्या बोलते हैं, प्री मोटर एरिया। इसको क्या बोलते हैं, प्री मोटर एरिया। अब प्री मोटर एरिया क्या आ गया है, एरिया नंबर 8 दिखाई दिया, एरिया Yes, नंबर, sir. हाँ एरिया नंबर 8, इसका नाम है फ्रंटल आई फील्ड एरिया। क्या नाम है उसका, फ्रंटल आई फ्रंटल आई फील्ड एरिया। एरिया। हाँ, अब एरिया नंबर 8 के नीचे और 6 के नीचे एक छोटा सा एरिया है, इसको बोलते हैं ब्रोकास एरिया। दिखाई दिया, ब्रोकास एरिया लिखा है, BROC, Yes, sir. ब्रोकास एरिया। तो आपको पता चल गया एरिया नंबर 4 कहां पर है और 4s कहां पर है। इसी के अंदर जाइंट पिरामिडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जहां से कौन से फाइबर्स अराइज होते हैं, पिरामिडल फाइबर्स अराइज होते हैं। कौन से फाइबर्स अराइज होंगे, पिरामिडल फाइबर्स अराइज होते हैं। और ये फाइबर कैसे होते हैं, ये मोटर फाइबर्स होते हैं। ब्रेन में सबसे पहले क्या होगा, सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है। जैसे देखिए, मैं आपसे इस वक्त लेक्चर दे रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, है ना, और ये पूरा क्या हो रहा है, ऑडिटरी हो रहा है। मैसेज कहाँ जा रहा है, आपके ईयर में जा रहा है। ईयर से मैसेज अब ये कहाँ पहुंचेगा, ये ब्रेन में पहुंचेगा। ब्रेन की किस जगह पहुंचेगा, अब सेंट्रल सर्कस के जस्ट पीछे देखो ये पैराइटल लोब है, इसमें लिखा है प्री प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया नंबर 312। वैसे इसमें लिख रखा है मैंने 1 2 3 लिख रखा है, लेकिन एग्जैक्ट कैसे लिखना है इसको, 3 to 1। दिखाई दिया डायग्राम में। Yes, sir. तो ये कौन सा है, सेंसरी एरिया। हाँ, तो जितनी इंफॉर्मेशन है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो आपको जैसे मैं समझा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके कान तक मैसेज पहुंच रहा है, और ईयर से मैसेज कहाँ जा रहा है, ये सेंसरी एरिया में ब्रेन में पहुंच रहा है। और ब्रेन के किस जगह पहुंचा, ये प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया नंबर 312 पहुंचा। तो आपको समझ में आ गया कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ सेरिब्रम पढ़ा रहा हूँ। और क्या पढ़ा है मैंने, सेंसरी एरिया पढ़ाया। सेंसरी एरिया में कौन सा पढ़ा है मैंने, पैराइटल लोब में प्रेजेंट है ये। इस एरिया का नंबर कितना है, 312 है। तो ये मैसेज यहाँ पहुंच गया। अब ये मैसेज आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि इसको हमें लिख देना चाहिए। अब ये मैसेज एकदम कहाँ पहुंच लेगा, एरिया नंबर 4 और 4s में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंचेगा, ये मोटर एरिया में पहुंच जाएगा। और जब मोटर एरिया में पहुंचेगा, अब आपको ये लिखना है ना, यू हैव टू राइट डाउन, जितना मैं बोल रहा हूं मैं। तो आपका ये मैसेज मोटर एरिया से, मोटर फाइबर से कहां पर आ जाएगा, आपके हाथ तक आ जाएगा, हैंड में आ जाएगा। और जब हैंड में आ जाएगा तो आप उस चीज को लिखेंगे। अब समझ में आया किस तरीके से सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन में पहुंचती है, और फिर सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचेगी, मोटर एरिया में पहुंचेगी। वो मोटर एरिया से फिर किस में आती है, हमारे हाथ में आती है, अपर लिम्स में आती है, वो हम उसको देखो लिखने लगते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ। हेलो, Sir, sir, आ गए। गुड, वेरी गुड। मैं फिर थोड़ा सा शुरू करता हूँ सेरिब्रल। फिर सुन लीजिए, कल आप लोगों ने लिख दिया था इसको, आप फिर बंद कर दीजिए माइक। इट हैज एन एरिया, इसका एरिया का साइज कितना है, इट हैज एन एरिया ऑफ 2.2 स्क्वायर मीटर। 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं,
two cerebral hemispheres are separated by deep vertical fissure। दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गए और दोनों आपस में एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। कौन सेपरेट करता है? वर्टिकल फिशर। द सेपरेशन इज कंप्लीट एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंटीरियरली और पोस्टीरियरली एक दूसरे से अलग रहते हैं, लेकिन बीच में ये आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे अखरोट, मैंने एक उदाहरण दिया था कि देखो अखरोट को अगर तोड़ के देखेंगे तो दोनों पोर्शन एक दूसरे से ऊपर एंटीरियरली और पोस्टीरियरली सेपरेट रहते हैं, लेकिन बीच में दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। इस पोर्शन का क्या नाम है? कॉर्पस कैलोसम। इन ईच हेमिस्फीयर देयर आर 3 सरफेसेस। देखो 3 सरफेसेस इसमें हैं। कौन कौन से सरफेस है? लेटरल सरफेस है। दूसरी सरफेस कौन सी? लेटरल सरफेस कौन सी हो गई? ये वाली हो गई। ये सरफेस कौन सी हो गई? लेटरल हो गई, इधर वाली हो। और अंदर की तरफ कौन सी हो जाएगी? मीडियल हो जाएगी। और नीचे की तरफ कौन सी हो जाएगी? इंटीरियर सरफेस हो जाएगी। तो 3 सरफेस देखो इसमें सेरिब्रम के अंदर है। लेटरल सरफेस, अंदर की तरफ कौन सी हो गई? मीडियल, और नीचे की तरफ कौन सी हो गई? इंटीरियर सरफेस हो गई। और इसमें 4 लोब्स होती हैं। कितना आसान है। ये वाली लोब कौन सी हो गई? फ्रंटल लोब। अभी देखो डायग्राम में भी आपने देख लिया, सेंटर सर्कस के आगे फ्रंटल लोब हो गई। सेंटर सर्कस के पीछे कौन सा हो गया? पैराइटल लोब हो गया। और पैराइटल लोब के पीछे सबसे लास्ट में कौन सी होती है? कौन सी सर्कस मैंने कल देखा? पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस होती हैं। हालांकि इसमें डायग्राम में देखो मेंशन नहीं है। तो पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस के पीछे कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीपिटल लोब हो जाएगी। लेटर सर्कस के नीचे कौन सा हो गया? टेम्पोरल लोब हो गई। तो 4 लोब्स होती हैं। अब इसमें कई सारी सर्कस मैंने कल फिशर्स बताए थे। सेंट्रल सर्कस क्या करती हैं? फ्रंटल लोब को, इट सेपरेट फ्रंटल लोब फ्रॉम द पैराइटल लोब। फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से अलग करती हैं। वो दूसरी सर्कस मैंने बताया था पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। पैराइटल लोब को ऑक्सीपिटल लोब से अलग करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। कोई रटने की जरूरत नहीं है, दोनों का नाम जोड़ के सर्कस लिख दो। पैराइटो पैराइटल लोब से बनना है, पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस हो गया। इट सेपरेट या इट इज प्रेजेंट बिटवीन द पैराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। और तीसरा हो गया लेटरल सर्कस होती है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द, ये किसके बीच में प्रेजेंट है? लेटरल सर्कस इस साइड में है। ऊपर कौन सी हो गई? पैराइटल लोब हो गई, और नीचे कौन सी हो जाएगी? टेम्पोरल लोब हो जाएगी। सो इट सेपरेट लेटरल लोब, इट सेपरेट पैराइटल लोब फ्रॉम द टेम्पोरल लोब। सर्कस का नाम क्या है? लेटरल सर्कस। और लास्ट वाला मैंने बताया था कोलोसम मार्जिनल फिशर। कोलोसम मार्जिनल फिशर क्या होती है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द टेम्पोरल लोब एंड लिम्बिक एरिया। और सेरिब्रम की अगर क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो इसमें कितनी लेयर्स होती हैं? देयर आर 6 लेयर्स, 6 लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले कल मैंने शुरू किया था फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में देखो 2 पार्ट्स होते हैं। फ्रंटल लोब के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हो गया प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स और दूसरा हो गया प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो फ्रंटल लोब के 2 पार्ट हमने कर दिए, प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो सबसे पहले हमने कौन सा लिया था? प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स। प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट हो गया? इट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब का पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट कौन सा? यानी सेंट्रल सर्कस के जस्ट आगे। अगर यहां से शुरू करेंगे तो ये सबसे पोस्टीरियर पार्ट ये वाला हो गया, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? सेंट्रल सर्कस है। तो सेंट्रल सर्कस के आगे जस्ट हो गया हमारा कौन सा हो गया? प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स को। सो इट इज अ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब एंड इट हैज 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स कल आपने लोगों को लिख दिए थे। प्राइमरी मोटर एरिया, एरिया नंबर 4 एंड 4L। इस डायग्राम से पता चल गया।
उसके आगे कौन सा है? प्री मोटर एरिया, और उसके आगे क्या है? सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ो, बोलो। Yes, sir. गुड। तो प्राइमरी मोटर एरिया, एरिया नंबर 4 एंड 4 है, और फिर कौन सा हो गया? प्री मोटर एरिया, और फिर इसके आगे कौन सा होता है? सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। और ज्यादा समय मैंने किस में दिया था? प्राइमरी मोटर एरिया नंबर 4 एंड 4S पे दिया था। इसके अंदर जाइंट पिरामिडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जाइंट पिरामिडल सेल्स दे आर प्रेजेंट इन द एरिया नंबर 4 एंड 4S। यहाँ से कौन से फाइबर्स अराइज होंगे? फ्रॉम जाइंट पिरामिडल सेल्स। इसका नाम क्या है? सेल्स ऑफ बेड्स, BETZ। क्या नाम है इसका जाइंट सेल का? बेड सेल्स, BETZ। अब बेड सेल से क्या अराइज होंगे? फ्रॉम बेड सेल्स अराइजेस कौन से फाइबर्स? पिरामिडल फाइबर्स। डिसेंडिंग ट्रैक्ट, मोटर फाइबर्स, and motor fibers of the pyramidal tract, they arises from the cells of beds. अब ये फाइबर्स नीचे जाते हैं। ये कैसे फाइबर्स हो गए? हमारे इफरेंट फाइबर्स हैं। और किसके साथ साइनेप्स करेंगे? ये साइनेप्स विद द, किससे साइनेप्स करेंगे? मोटर एंटीरियर हॉर्न सेल। एंटीरियर हॉर्न सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये मोटर फाइबर्स यानी पिरामिडल फाइबर्स नीचे स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, और जहां ये साइनेप्स किससे करेंगे? एंटीरियर हॉर्न सेल्स। दीज एंटीरियर हॉर्न सेल्स दे आर प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड। और किस साइड में जाएंगे? ऑपोजिट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और डिफरेंट फाइबर्स कौन से निकलते हैं? फ्रंटल लोब से। फ्रंटल लोब से फाइबर्स निकल के कौन से में जाते हैं? उसका नाम हमने क्या दे दिया? फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स कह दिया। इसके अलावा फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स कहाँ जाएंगे? दे गोज टू द कॉर्पस स्ट्राइटम, रेड न्यूक्लियस, थैलमस एंड सब थैलमस एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन। इतनी जगह फाइबर्स जाते हैं। और बाकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जितना एरिया है उसमें भी ये फाइबर्स फ्रंटल लोब के जाते हैं। अब इसमें आता है फ्रंटल लोब में, इस एरिया में, इस जगह कौन कौन से फाइबर्स आते हैं? तो इसको क्या कहेंगे? एफरेंट सप्लाई। एफरेंट मीन सेंसरी फाइबर्स। कौन कौन से फाइबर्स आते हैं? फाइबर्स कहाँ से आएंगे? दो जगह से आते हैं। फर्स्ट फ्रॉम सेरिबेलम एंड सेकेंड फ्रॉम थैलमस। पहले कहां से आएगा? सेरिबेलम से आता है। फाइबर्स कम्स फ्रॉम सेरिबेलम एंड सेकंड फ्रॉम थैलमस। फिर मैंने बताया था फंक्शन ऑफ प्राइमरी मोटर एरिया का फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन क्या है? इट इज कंसर्न विद द इनिशिएशन ऑफ वॉलंटरी मोटर एक्टिविटीज एंड स्पीच। इनिशिएशन मैंने स्टार्टिंग। कहां से स्टार्टिंग होती है? इसी एरिया से होती है, प्राइमरी मोटर एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया का नंबर कितना है? एरिया नंबर 4 एंड 4S। इसके बाद हम लोग आ गए थे एरिया नंबर 4 पर आ गए थे। एरिया नंबर 4 पे क्या था? फिर मैंने बताया था एरिया नंबर 4 अगर डैमेज हो जाए, डैमेज को क्या कहते हैं? लीजन, LESIN। लीजन मीन्स डैमेज। लीजन मीन्स डैमेज। अगर एरिया नंबर डैमेज हो जाए, लीजन ऑफ दिस एरिया कॉजेस कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस। कॉन्ट्रालेटरल दो टर्म होते हैं। कॉन्ट्रालेटरल, कॉन्ट्रालेटरल मैंने ऑपोजिट साइड, और इप्सिलेटरल मैंने सेम साइड। तो राइट साइड का मान लीजिए मेरा एरिया नंबर 4 डैमेज हुआ, तो कॉन्ट्रालेटरल साइड कौन सा हो गया? इस साइड, लेफ्ट साइड का। तो पैरालिसिस किस साइड में होगा? लेफ्ट साइड में। So lesion of this area number 4 causes contralateral, contra, CONTRALATERAL
contralateral paralysis. तो contralateral paralysis होता है if area number 4 is affected with area number 6. अब आज आपने ये भी देख लिया कि एरिया नंबर 6 कहां पर है, 6 कहां पर है, एरिया नंबर 4 के आगे कौन सा है, एरिया नंबर 6। और एक साइंटिस्ट का नाम मैंने कल बताया था, क्या नाम था उसका, ब्रॉडमैन्स एरिया, याद है ना। ब्रॉडमैन्स जितने एरियाज हैं इसको कहते हैं ब्रॉडमैन्स एरिया। उसी साइंटिस्ट के नाम पर ये एरिया उनके जितना सेरिब्रम के पोर्शन अलग अलग एरिया में इसको ब्रॉडमैन इसको डिवाइड कर दिया था। सो इफ एरिया नंबर 4 इज अफेक्टेड विद एरिया नंबर 6, यानी दोनों अगर एरिया का डैमेज हो जाए तो इफेक्ट कैसा होता है, द इफेक्ट इज वेरी सीवियर, पैरालिसिस बड़ा ही जबरदस्त हो जाता है, द इफेक्ट इज वेरी सीवियर एंड कॉजिंग हेमीप्लीजिया विद स्पास्टिक पैरालिसिस एंड कॉजेज हेमीप्लीजिया। हेमीप्लीजिया मैंने आधी बॉडी में ऑपोजिट साइड में पैरालिसिस हो जाता है। और ये पैरालिसिस कैसा होगा, हेमी मैंने हाफ आधी बॉडी में होता है, और पैरालिसिस कैसा होगा, स्पास्टिक टाइप। दो तरीके की पैरालिसिस होती है, फ्लैसिड और दूसरा स्पास्टिक। फ्लैसिड किसे कहते हैं, जैसे पोलियो का केस देखा होगा, मान लीजिए हाथ है, ये हाथ एकदम ऐसे गिरा है, अब ये हाथ ऊपर उठाया फिर ऐसे गिरेगा, उठाया ये ऐसे गिर गया, इसको क्या बोलेंगे, फ्लैसिड। और अगर इसमें स्पास्म रहता है तो वो कौन सा हो गया, स्पास्टिक। So if area number 4 is affected with area number 6, the effect is very severe and causes hemiplegia with spastic paralysis. अगर अब एरिया नंबर 4S, तो अभी तक हमने पढ़ा, मतलब 4 एरिया नंबर 4 का हो गया। अब 4 के नीचे कौन सा, 4S। एस का अर्थ क्या होता है, सुप्रेसर। सुप्रेसर मैंने घटाना, कम करना। दिस इज कॉल्ड सुप्रेसर एरिया। ये क्या, इसका फंक्शन क्या है, इट इनहिबिट द मोमेंट्स इनिशिएटेड बाय एरिया नंबर 4। एरिया नंबर 4 से जो मोमेंट स्टार्ट होती हैं उसकी एक्टिविटी को ये थोड़ा सा घटा देता है। सो दिस इज कॉल्ड सुप्रेसर एरिया, इट इनहिबिट द मोमेंट इनिशिएटेड बाय एरिया नंबर 4। अब प्राइमरी मोटर एरिया के आगे आपने लिख रखा, उस डायग्राम में भी देखा कौन सा एरिया लिखा है, प्री मोटर एरिया। एरिया नंबर आपने 6 लिख रखा है। वैसे इसमें 3 एरिया होते हैं, एरिया नंबर 6, एरिया नंबर 8 एंड एरिया नंबर 44। 6, 8, 44 कौन कौन सा इसमें होता है, प्री मोटर एरिया में 6, 8 और 44। नाउ राइट डाउन प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया, एरिया नंबर कौन कौन से इसमें है, 6, 8, 44। दिस इज एंटीरियर टू प्राइमरी मोटर एरिया। दिस इज एंटीरियर टू प्राइमरी मोटर एरिया। दिस इज एंटीरियर टू प्राइमरी मोटर एरिया। अब इसमें आपने देखा लेटेड व्यू डायग्राम में एरिया नंबर 6 लिखा हुआ है। अब एरिया नंबर 6 का फंक्शन क्या है, सो राइट डाउन एरिया नंबर 6। एरिया नंबर 6, it is concerned with
coordination of movements, it is concerned with coordination of movements initiated by area number 4. So it is concerned with the coordination of movements initiated by area number 4. So skilled movements are more accurate. So the skilled movements are more accurate. It is also the cortical center. It is also the cortical center for extra pyramidal tract. तो पिरामिडल ट्रैक्ट फाइबर कहां से राइज हुए थे? एरिया नंबर 4 से। और एरिया नंबर 6 से कौन से फाइबर्स राइज हो रहे हैं? एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स। So it is also called the cortical center for extra pyramidal tract. तो एरिया नंबर 4 के आगे एरिया नंबर 6 हो गया, उसका फंक्शन भी आपको पता चल गया। एरिया नंबर 6 के आगे कौन सा है? एरिया नंबर 8, एरिया नंबर 8। अब इसको क्या बोलते हैं? ये क्या करता है? एरिया नंबर 8। एरिया नंबर 8 is also called frontal eye field area. It is also called frontal eye field area. It is present anterior to area number 6. It is present anterior to area number 6. अब इसका फंक्शन क्या है? It is concerned with the movement of eyeball. It is concerned with the movement of eyeball. Now write down area number 44 and 45. 44, 45। इसका क्या नाम है? ब्रोकास एरिया। अब डायग्राम जरा चेक करो, लेटरल व्यू वाला डायग्राम, उसमें लिखा है ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया दिखाई दिया? Yes, sir. उसमें कौन कौन सा एरिया होता है? एरिया नंबर 44 एंड एरिया नंबर 45। 44, 45। एरिया नंबर 44 एंड एरिया नंबर 45। सर ये प्री मोटर एरिया में नहीं है 45? हेलो जी सर, ये बोल रहे हैं आपने प्री मोटर एरिया में एरिया नंबर 6, 8 और 44 लिखवाया है, तो उसमें 45 नहीं है क्या? 44, 45 दोनों हैं इसमें ब्रोकास एरिया में। सर आपने मेन हेडिंग में उसमें नहीं लिखा है ना? इसमें लिखा नहीं है, आप उसमें 45 और ऐड कर लो। ओके सर। So this is a motor area for speech. अब ब्रोकास एरिया किस चीज के लिए होता है? आप बात कर रहे हैं, अभी आपने बात किया, मैं बोल रहा हूँ, ये कहां से ये सब मैसेज अराइज हो रहा है? फ्रॉम ब्रोकास एरिया, एरिया नंबर 44 एंड 45। So this is the motor area for speech. So it is responsible for the movements of, tongue, so it is responsible for the movements of tongues. It is responsible for the movements of tongue, lips, larynx,
which are involved in the speech. So it is responsible for the movements of tongue, lips, and larynx which are involved in speech. जितने राइट हैंडेड पर्सन होते हैं उसमें ब्रोका एरियाज लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, बाएं तरफ होते हैं, और जितने लेफ्ट हैंडेड अगर दाहिने हाथ से आप देखते हैं तो ब्रोकास एरिया कहां पर होगा? लेफ्ट साइड में ब्रेन में होगा, और लेफ्ट हैंडेड बाएं हाथ से अगर कोई देखता है तो उसका ब्रोका एरिया कहां पर होगा? राइट साइड ऑफ द सेरिब्रम में होगा, याद रखना। द एरिया प्रेजेंट इन सर द एक बार लेफ्ट, फिर से बता दीजिए। मैं वही लिखा रहा हूं। द एरिया इज प्रेजेंट इन लेफ्ट हेमिस्फीयर, द एरिया प्रेजेंट इन लेफ्ट हेमिस्फीयर in right-handed person. This area is present, and in Broca's area is present in left hemisphere in right-handed person. And in the left-handed person, it is present in the right hemisphere. The next part of the frontal lobe is supplementary motor area. तो आपने प्राइमरी मोटर एरिया समझ लिया, प्री मोटर एरिया समझ लिया, इसके बाद थर्ड एरिया आता है सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया ये क्या होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द फ्रंटल लोब। इट इज प्रेजेंट ऑन द मीडियल, ये फ्रंटल लोब है ना, अंदर की तरफ कौन सी हो? मीडियल सरफेस। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, इट इज प्रेजेंट on medial surface of the frontal lobe. अब इसका फंक्शन क्या है? It is believed that this area is coordinated, COORDINATED. This area is for coordinated skilled movement. स्किल्ड मैंने बड़ी फाइन मूवमेंट, जैसे सुई में धागा डालते हैं या स्क्रू ड्राइवर से आप कोई स्क्रू टाइट कर रहे हैं, स्किल्ड मूवमेंट, स्किल्ड SKILLED, स्किल्ड मूवमेंट। तो प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स कंप्लीट हो गया, इसके बाद आ जाते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, राइट डाउन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। This is the anterior part of the frontal lobe. This is the anterior part of the frontal lobe. This is the anterior part of the frontal lobe in front of area number 8. In front of area number 8 and 44. In front of area number 8 and area number 44.
अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन, कई सारे फंक्शन इसके हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के। पहला फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन इज it is a center for higher functions like emotions, learning, memory, and social behavior. So the first function is it is a center for higher functions like emotions, learning, memory, and social behavior. Second function, किसी भी तरीके की कोई प्लानिंग करनी है जैसे आपको, है ना, तो प्लानिंग कहां पर होती है? इसी जगह पर होती है। तो सेकेंड फंक्शन इज इट इज अ सेंटर फॉर प्लांट एक्शन, PLANNED, प्लांट एक्शन। कोई प्लानिंग बना ली कि आज लेक्चर अटेंड नहीं करना, सो इट इज अ सेंटर फॉर प्लांट एक्शन। थर्ड फंक्शन, दिस इज अ प्लेस ऑफ इंटेलिजेंस। जितना ज्यादा ये एरिया डेवलप होगा उतना इंसान अधिक इंटेलिजेंट होता है। सो दिस इज अ प्लेस ऑफ इंटेलिजेंस, INTELLIGENC। So this is a place of intelligence. Fourth function, it controls the various autonomic changes like blood pressure, heart rate, gastrointestinal secretions, and mortality, pain perception, emotions, the ability to judge a situation and make a small plans. The ability to judge माने परखना, JUDGE, the ability to judge a situation and make a small plan. So these are the function of prefrontal cortex. फिर सुन लीजिए. So this is anterior part of the frontal lobe in front of area number 8 and area number 44 and 45. Function क्या है इसके? First, it is the center for higher functions like emotions, learning, memory, and social behavior. इतना important function इसका है. Second function, it is the center for plant action. The third function is this is a place of intelligence. And fourth function is control various autonomic changes like blood pressure, heart rate, gastrointestinal secretions, and mortality. और क्या करता है? पेन परसेप्शन, कहीं पर भी कोई दर्द होता है वो यही परसेप्शन मैंने
महसूस करना, पेन परसेप्शन, इमोशंस, द एबिलिटी टू जज अ सिचुएशन एंड मेक अ स्मॉल प्लान। अब फ्रंटल लोब की हम आ जाते हैं अप्लाइड। अब इसकी अप्लाइड क्या है, अभी सब मैं बता चुका हूँ, वही थोड़ा सा इसमें वही शब्द फिर आएंगे। अप्लाइड डैमेज टू द एरिया नंबर 4 causes damage to area number 4 causes signs and symptoms of pyramidal tract lesion, signs and symptoms of, फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, साइन और सिम्टम कई बार बता चुका हूँ। व्हाट द पेशेंट से, मरीज अपनी प्रॉब्लम क्या बताता है, उसको क्या कहते हैं, सिम्टम। सिम्टम्स, हाँ, डॉक्टर क्या डॉक्टर क्या ऑब्जर्व करता है उसको साइंस, उसको साइंस से वेरी गुड याद हो गया आप लोगों को, है ना। What the patient say, that is called symptom. What the doctor and the doctor observed is called signs. Very nice. So damage to the area number 4 causes signs and symptoms of pyramidal tract lesion. और इसमें क्या होता है, फ्रैंक हाइपरटोनिया ऑफ द मसल्स। देखो पैरालिसिस दो तरीके की अभी मैंने ऑलरेडी अभी बताई है, फ्लैसिड और स्पास्टिक। स्पास्टिक में क्या होगा, मसल टोन ज्यादा रहेगी, इसलिए इसको क्या करेंगे, हाइपरटोनिया। सो फ्रैंक हाइपरटोनिया ऑफ मसल्स। पैरालिसिस कैसी इसमें होगी, स्पास्टिक टाइप। डैमेज टू एरिया नंबर, अगर एरिया नंबर 4 और 6 damage to area number 4 and 6, the muscles are spastic, the muscles are spastic and paralyzed। अब इसमें डैमेज कैसा होगा, अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन। ये भी मेरे को पढ़ाना किसी ने समझा दूंगा मैं। देखो अपर मोटर न्यूरॉन जब डैमेज होते हैं अलग तरीके के साइन सिम्टम्स आते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन जब डैमेज होते हैं तो उसके अलग साइन सिम्टम्स आते हैं, याद रखना, मेरे को बीच में रिमाइंड भी कराते थे। So damage to area number 4 plus 6, the muscles are spastic and paralyzed, and the paralysis is of upper motor neuron type. Then write down irritating focus in area number 4। ये बड़ी अजीब दो चीज मैंने आपको बताया, irritating focus in area number 4। अब एरिया नंबर 4 के अंदर कोई ऐसा पॉइंट वहां पर पहुंच गया, वो बार बार वहां के सेल्स को, यानी सेल्स ऑफ बेड्स को स्टिमुलेट कर रहा है। तो जब सेल्स ऑफ बेड्स स्टिमुलेट होंगे तो वहां पर क्या होगा, इंपल्सेस जनरेट होंगे, मोटर इंपल्सेस। तो बार बार बेमतलब में फालतू फंड में जब इंपल्स जनरेट होगी तो वो कहाँ पहुंचेंगे, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेंगे। तो इससे कौन सी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इपिलेप्सी। इपिलेप्सी में क्या होता है, कन्वर्जेंस आते हैं। कन्वर्जेंस मीन्स फिक्स। तो इरिटेटिंग फोकस से आ कहां से, क्या कई चीजें हो सकती हैं। पहला कारण तो यही हो सकता है कि कुछ केसेस में मान लो कोई पेशेंट है, उसको ही और शी में भी सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, है ना, कोई बैक्टीरिया वो ट्यूबर को पैसे लाए, कोई बैक्टीरिया वहां पहुंच गया, ब्रेन में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, ये एरिया नंबर 4 में पहुंच गया, वहां जाके उसने इन्फेक्शन क्रिएट किया। या दूसरा रीजन हो सकता है, पेट में कभी कभी वॉर्म्स हो जाते हैं। आप जानते हैं छोटे कुछ मदर आते हैं अपने बच्चों को लेके, कहते हैं सर जब ये स्टूल पास करने जाते हैं तो छोटे छोटे धागे के तरीके से कीड़े गिरते हैं, और कुछ बताते हैं केंचों की तरीके से गिरते हैं। तो धागे की तरीके से वॉर्म्स गिरते हैं, उसको बोलते हैं थ्रेड वॉर्म या एंट्रोपियस वर्मिकुलरिस कहते हैं उसको। और केंचों की तरीके से जो कीड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एस्केरिस लम्बरिकॉइडस कहते हैं।
हाँ, इनके एस्कॉरिस लम्बिकॉइडस के ओवा एंड सिस्टम ये कभी कभी ब्रेन में पहुंच जाते हैं, और ब्रेन में पहुंच के कहा, मान लीजिए चांस की बात, तो कहीं पर ही पहुंच सकते हैं ब्रेन के किसी पार्ट में। अगर बाय चांस ये कहाँ पहुंच गए, एरिया नंबर 4 में पहुंच गए, तो वहां पर क्या करेंगे, ये उस पोर्शन को इरिटेट करते हैं, इरिटेशन करते हैं, बार बार इम्पल्स फालतू फन में जनरेट होगी, तो कौन सी डिजीज डेवलप हो जाएगी, एपिलेप्सी। मैंने काफी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है, मेरे को लग रहा है आप सबको समझ आ गया, आया कि नहीं आया, बोलो। सर थोड़ा थोड़ा सर एक बार फिर समझा एक दीजिए बार सर। फिर समझा दीजिए सर समझा दीजिए वापस से एक बार फिर समझा दीजिए। समझा दीजिए। मान लो पेट में मतलब बॉम्ब्स पेट में बॉम्ब्स है ना, है ना, पेट बंद, पेट बंद, आकृति बंद। मान लीजिए पेट में किसी के वॉर्म्स हैं, कौन सा वॉर्म संभाल लेते हैं, एस्केरिस लम्बरिकॉइडस, केंचुआ की तरह से कीड़ा होता है ना, तो ये हमारे जीआईटी में जाके क्या करेगा, एग प्रोड्यूस करता है, फिर इसके बाद क्या नाम है, दुनिया भर के सिस्ट फिस्ट बनते हैं, इसके बाद ये इसकी बड़ी लंबी साइकिल होती है बेटे, और ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन से जब जीआईटी से आया, ब्लड सर्कुलेशन से ये पोर्टल वेन से जब पहुंचेगा, ये जीआईटी से देखो यहाँ से आया, ये कहाँ पहुंच गया, देखो इस जगह लीवर में पहुंच गया, कौन लेके आया इसको, पोर्टल वेन लेके आई, वो लीवर से कहाँ पर आ जाएगा, ये ब्लड सर्कुलेशन में फिर पहुंच गया, लीवर से कौन सी वेन निकली, हिपेटिक वेन निकली, हिपेटिक वेन कहाँ पहुंच गई, इंफीरियर वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा कहाँ इसको ब्लड लेके आएगी, राइट साइड ऑफ द एट्रियम में, और राइट साइड ऑफ द एट्रियम में ब्लड कहाँ पर आएगा, राइट वेंट्रिकल में, फिर कहाँ जाएगा, ये लंग्स में आ जाएगा, जब लंग्स में आ जाता है तो कभी कभी ये सिस्ट यहीं लंग्स के अंदर ही फंस जाते हैं, तो कुछ पेरेंट्स आगे कंप्लेन करते हैं, सर लंबा सा कीड़ा इसकी नाक से निकला, तो वो कहाँ से निकल के आता है, लंग्स में से निकल के कभी कभी आ जाता है, तो इस तरीके से स्टोरी एस्केरिस लम्बरिकॉइडस का डेवलपमेंट होता है। अच्छा, कुछ ओवा एंड सिस्ट क्या करते हैं, जब ये लंग्स से ये सिस्ट कहाँ पर आ गए, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से किस में आ गए बेटे, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गए, लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्ट किस में आ गया, एओर्टा में आ गया, अब एओर्टा से ये आर्च ऑफ द एओर्टा हो गया, इससे कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकली दोनों तरफ, और कॉमन कैरोटिड आर्टरी से कहाँ पहुंच गया, ब्रेन में पहुंच गया, ब्रेन में पहुंचा, ब्रेन में पहुंच गया ना, तो ब्रेन में पहुंचा, अब ये ब्रेन के किसी भी पार्ट में, जिस पार्ट में पहुंचा था, ये जिस सेल पर कंप्रेशन प्रेशर डाल देगा, इसने वही प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। मान लीजिए एरिया नंबर 4 में पहुंच गया, ये मोटर एरिया है, यहां से मोटर इंपल्स जनरेट हो रही है, पैदा हो रही है मोटर इंपल्स, तो उस एरिया को स्टूडेंट करेगा ना, तो इससे जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है, फिट्स आने लगते हैं बॉडी में, देखो इस तरीके से, इस तरीके से झटके टाइप में, क्या कहते हैं इसको, कन्वर्जेंस कहते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम की टेबलेट मार्केट में जेंटल के नाम से आती है, और एक गोली सुबह शाम, बल्कि दिन में 3 बार, कभी कभी एक एक दो दो तीन तीन महीने तक खानी पड़ती है। अच्छा, वॉर्म्स ये क्यों होते हैं, ये आप जानते हो, अनहाइजीनिक कंडीशन से होते हैं, हाइजीनिक कंडीशन। हाँ, नाखून हमेशा देखो रिमूव करके रखने चाहिए, खाना खाने से पहले हमेशा हैंड वॉश करिए हैंड वॉश करना चाहिए। हाँ, तो जितना हाइजीनिक तरीके से रहेंगे बेटे, बॉम्ब्स नहीं रहेंगे, और सबसे हम कहते हैं हाइजीनिक तरीके से रहोगी, थोड़ी सी अब बाहर जैसे होटल वोटल में या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, भले कितना अच्छा होटल रेस्टोरेंट हो, सलाद आपने खाया, कोशिश करो बेटे सलाद खाने मत खाओ, मत करो, सलाद खाना है घर में जितना चाहे खा लें, अब उसमें वहां पर सलाद वाल धोया नहीं धोया है ना, गंदे हाथ से काटे, तो एक मेरा
फ्रेंड था, उसके वो रिप्रेजेंटेटिव था, तो बड़ी अच्छी सी हाई पर्सनैलिटी। तो उसके ये एस्केरिस के सिस्ट ब्रेन में पहुंच गए थे। तो करीब साल 2 साल तक वो मेरे पास नहीं है। तब उसने मेरे को बताया कि होटल बाजी के चक्कर में मेरे सिस्ट बोन्स पेट में हो गए और एस्केरिस लेम्ब्रिकोइडिस के सिस्ट मेरे ब्रेन में पहुंच गए थे और 6 महीने से दवा खाई, तब जाके बेटे हम पढ़े। इसलिए इस चीज पर बेटे कृपा करके मेरी सलाह है, हमेशा ध्यान दीजिए, बाहर का इस तरीके का उल्टा सीधा खाना मत खाइए। आप क्लियर हुआ? यस सर, अब हो गया। यस सर। अब समझ आ गया होगा आप लोगों को। Then next applied is irritating focus in area number 4 causes Jacksonian epilepsy. Jacksonian, J-A-C-K, Jacksonian, Jacksonian, Jacksonian epilepsy, E-P-I-L-E-P-S-Y, Jacksonian epilepsy। इसमें कन्वर्जेंस कैसे होते हैं? तो कन्वर्जेंस में भी लोकल और इट में स्प्रेड। द कन्वर्जेंस में भी लोकल और इट में भी स्प्रेड। देन राइट डाउन लीजन ऑफ ब्रोकस एरिया। लीजन ऑफ, अगर ब्रोकस एरिया डैमेज हो जाए, अब ब्रोकस एरिया कौन सा होता है? देखो तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, स्पीच सेंटर है, ये डैमेज हो गया तो बोल ही नहीं पाएंगे। सो लीजन ऑफ ब्रोकस एरिया, इट कॉजेज, क्या हो जाएगा? इट कॉजेज एफेजिया, एफेजिया, A-P-H-A-S-I, एफेजिया। Then write down lesion of prefrontal area. Lesion of prefrontal area. अब प्रीफ्रंटल एरिया अगर लीजन डैमेज हो जाए तब क्या होगा? डिक्रीज एबिलिटी टू जज, डिक्रीज एबिलिटी टू जज, चेंज इन पर्सनैलिटी, change in personality, decreased ability to judge, change in personality and social behavior, तो ये हमारी अप्लाइड हो गई किसकी? फ्रंटल लोब की। तो मेरे ख्याल से आज काफी मैंने डिटेल में फ्रंटल लोब बता दिया आपको। 2-3 बार इसको रिवाइज करेगा, समझ में आ जाए। फिर भी अगर नहीं समझ में आता फिर मैं बताऊंगा। उसको मैं यही खत्म करता हूँ बेटे, कल फिर मिलते हैं मंडे को। थैंक यू बेटा, ऐसे बेटे खुश रहिए। कल यही टाइम दे सकते हो? जी सर, बिल्कुल सर। यस सर। ओके, थैंक यू, सर शायद बायोकेमिस्ट्री। थैंक यू सो मच सर। बाय, गॉड ब्लेस यू बेटे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर कल बायोकेमिस्ट्री क्लास होगी। वेलकम।